हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का एमटीपी दिसंबर 21 का सीरीज नंबर 1। सीए इंटरमीडिएट का एमटीपी सीरीज 1 हम लोग कर चुके हैं और सीए इंटरमीडिएट में लॉ का कर चुके हैं, ऑडिट का भी अपने को करना है। और आज हम लोग पहले ले रहे हैं सीए फाउंडेशन के एमटीपी सीरीज का नंबर 1। और नंबर 1 में हमारे पास में क्या है, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 सीरीज आ चुकी है, एक अक्टूबर के अंदर आ गई थी, एक नवंबर के अंदर आ गई है। तो चलिए फटाफट से बात को शुरू करते हैं। मेरे साथ आप क्वेश्चन को करिए। 60 मार्क्स का हमारा पोर्शन रहता है लॉ का और बाकी रिमेनिंग 40 मार्क्स का रहेगा बीसीआर का। मेरा सब्जेक्ट लॉ है तो बट ऑब्वियस है हम बात करने वाले हैं लॉ पर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दे। राहुल गोज टू सुपर मार्केट टू बाय वॉशिंग मशीन. He selects a branded washing machine have a price tag of 15,000 after a discount of 3,000. Now Rahul reaches at cash counter for making the payment, but cashier बोलता है sorry sir, discount was up to yesterday, कल तक के लिए था. There is no discount from today. आज से हमारे इधर कोई भी डिस्काउंट नहीं है. Hence you have to pay rupees 18,000. सर आपको पूरा 18,000 देना पड़ेगा. राहुल को गुस्सा आता है, बट ऑब्वियस अभी डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो गुस्सा नहीं आना है और वो इंसिस्ट करता है कि नहीं भाई तुमको 15,000 ही लेना पड़ेगा. बराबर. अब रीजन के साथ में आपको बताना है कि क्या राहुल यहाँ पे इन्फोर्स कर सकता है क्या कैशियर को 15,000 15,000 लेने के लिए. बच्चे लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह की सारी चीजें होती हैं इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर. बराबर से. तो इट इज अ मैटर ऑफ इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर. जहां पे इस तरह के डिस्काउंट का ऑफर रहता है वो इन्विटेशन होता है. आपको जाकर के कैशियर से डिमांड करना है, मतलब ऑफर करना है कि आपको डिस्काउंट पे खरीदना है. अभी उसका मर्जी होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा. उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है. ये आप लोग आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं. बराबर. तो आइए इसका आंसर अपन लोग अभी देख लेते हैं. इसका आंसर भी पहले काम कर लेते हैं बच्चे लोगों. हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ हम जाकर के आंसर्स चेक करने वाले हैं. चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है. पहला वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का था. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ राम प्राइवेट लिमिटेड इज ₹10 करोड़. ठीक है भाई. और 7 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है. टोटल अपना 7 करोड़ और 3 करोड़ मिलाकर के 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल हो गया. ये कौन सी कंपनी का? राम प्राइवेट का है. लखन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग अब 3 लाख इक्विटी शेयर एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर इन राम प्राइवेट लिमिटेड. बच्चों समझना, 7 लाख का इक्विटी शेयर है और 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर है. बराबर. इसमें से लखन लिमिटेड ने क्या किया, 3 लाख के तो इक्विटी शेयर्स पे कंट्रोल कर लिया और 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है. यानी कंपनी का टोटल 10 लाख का जो शेयर है, या कैपिटल भी बोल सकता हूं मैं, इसको शेयर्स में कर लेता हूं. बराबर. तो जो टोटल शेयर 7 और 3 10 लाख का है, उसमें से इनके पास में 6 लाख के शेयर्स हैं. बराबर. तो वैसे अगर देखें तो 50% से तो ऊपर हो गए. लेकिन चक्कर ये कि 7 लाख हमारे इक्विटी शेयर्स है और इक्विटी शेयर्स वाले ही माने जाते हैं वोटिंग राइट्स वाले शेयर, है ना. जब भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको नहीं देके रखा है तो हम क्या मान के चलते हैं कि प्रेफरेंस वालों को वोटिंग राइट नहीं है. और नाउ अ टाइम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन देखने के लिए देखा जाता है कि मोर देन 50% वोटिंग राइट्स होने चाहिए. तो 7 लाख का मोर देन 50% हमारा कितना होता है बच्चे लोगों? 3.5 लाख से ज्यादा शेयर्स पर आपका कंट्रोल हो किसी कंपनी का, है ना. फिर 7 लाख का 50% 3.5 लाख, तो 3.5 लाख से ज्यादा शेयर्स पर अगर कंट्रोल होता तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनता, अदरवाइज नहीं. बिकॉज प्रेफरेंस को हम लोग मानते हैं नॉन वोटिंग वाले ना. कुछ दे नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर. बराबर. तो बताओ क्या राम प्राइवेट यहाँ पे लखन का सब्सिडरी होगा क्या? नहीं होगा जी, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. आंसर जाने वाला है नो में. 4 मार्क का हमारा क्वेश्चन है. होल्डिंग सब्सिडरी का प्रोविजन लिख करके फाइनल आंसर आपको लिखना है. बराबर. तो भी चेक कर दे. अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन है अगला वाला. 4 एक्सेप्शंस आपको बताने केवेट एम्प्टर के. तो कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने का रहेगा. इसके अंदर केवेट एम्प्टर आपने पढ़ा हुआ है और नॉर्मली जितना इंप्लाइड कंडीशंस आप लोगों ने पढ़ा लगभग वो सारे इसके एक्सेप्शंस के अंदर जाती हैं. तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बच्चे लोगों हम यहां से कर लेते हैं चेक. ये रहा इसका आंसर. चलिए जी. तो पहला आपको मैंने कहा था इन्विटेशन टू ऑफर. बराबर. बहुत सिंपल सा हो गया. पूरा का पूरा प्रोविजन आपने यहां पे समझा दिया. फिर ये देने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया गया. क्वेश्चन समझाने के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर दे दिया गया कि जो प्राइस टैग लगा हुआ है डिस्काउंटेड रेट पे वो ऑफर नहीं है, सिर्फ इन्विटेशन है. और आपको जाकर के कैशियर से पूछना है वो ऑफर है और कैशियर ने मना कर दिया तो ऑफर का रिजेक्शन हो गया. आपके पास में कोई राइट यहाँ पे नहीं है. ये अपने को ध्यान में रखना था.
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बट ऑब्वियस सब्सिडरी कंपनी 287 का डेफिनेशन लगाना पड़ेगा बच्चों, कंट्रोल ऑन कंपोजिशन भी, और 1/2 ऑफ द टोटल, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाला भी। ठीक है। कंपोजिशन का मतलब एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव करने और अपॉइंट करने का राइट होना चाहिए, बराबर। फिर उसके बाद में यहां एक बहुत बढ़िया चीज बोली, इट इज टू बी नोटेड दैट, जो अपने को एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आ जाए तो आंसर में लिखना है, द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव सम वोटिंग राइट्स। कई कंडीशंस में आप लोग इंटर वगैरह में पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस वालों को भी हमने वोटिंग के राइट्स दिए हैं, उनसे रिलेटेड कोई मैटर हो या वाइंडिंग अप वगैरह हो तो उनको भी राइट्स दिए हैं, बराबर। लेकिन यहां क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है, तो नहीं बोला है तो हम प्रेफरेंस वालों के लिए मान के चलेंगे इनको वोटिंग राइट नहीं है। इधर आपको क्वेश्चन दे दिया, as in the given problem it is not clear whether preference share having voting rights or not, so it can be taken that no voting right with these shares, यही प्रेजम्पशन लेके चल रहा है। तो उस बेस के ऊपर इनके पास में टोटल पेड अप कैपिटल का सिर्फ 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो नॉट एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2, सो राम लिमिटेड जो है वो नॉट अ सब्सिडरी ऑफ लखन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सा पोर्शन है, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इधर तो अपने को कोई टेंशन होने वाला ही नहीं है। क्या कहते हो, नो टेंशन वाला चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे लोगों आपको लेकर के चलता हूं मैं बहुत फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट अपना थ्योरी का क्वेश्चन था, केवी रैप्टर का मीनिंग समझाओ, और उसके बाद में कोई भी 4 पॉइंट्स आप लोग को लिखने का है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी 4 लिखना है ना। यहां आपको सारे समझाए गए होंगे, बट ऑब्वियस है कॉपी चेकर तो सारे ही रखेगा ना, आप कौन सा लिखो कुछ भी हो सकता है। तो क्वालिटी फिटनेस, गुड परचेज अंडर पेटेंट ब्रांड नेम, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, जो जो आपको नोट्स में बुक में दे रखे हैं, कोई भी 4 पॉइंट्स आपको इधर लिखने का है। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, आपको मैं लेकर के चलता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन देखते हैं बच्चों। अगेन यहां पे अपने को 2 क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं, आइए चेक करते हैं। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है बच्चे लोगों। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस इज अराइव्ड, अपने को पता है ना। डिस्कस स्टेडिंग ऑल्सो द एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट आपसे पूछ लिया बच्चे लोगों। तो मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते हो, एंटीसिपेटरी में आपके पास में 2 चॉइस आप लोगों को मैंने बताया था, या तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट को एकदम ब्रीच ट्रीट करो एट द सेम टाइम एंड फाइल सूट फॉर डैमेजेस एंड अदर थिंग्स, या वेट टिल द परफॉर्मेंस डेट, है ना। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को सर्वाइव कर सकते हो, अलाइव कर सकते हो, चालू रख सकते हो, सबसिस्टिंग में जा सकते हो कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चालू रहेगा, और फिर मेन डेट तक भी अगर परफॉर्म नहीं हो देन यू हैव राइट टू फाइल सूट। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यही अपने को इसमें लिख रहा है, अभी देख भी लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी एकदम थ्योरी का दिख रहा है बच्चों। एलएलपी इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फ्रॉम दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। आपके याद है चैप्टर के शुरुआत में ही दे रखा है कि एक तरह से हाइब्रिड है, जो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट भी देता है और साथ में पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी भी ये दे देता है आपको कि अपने हिसाब से रूल्स आप फ्रेमिंग कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने को बोला है, तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप लोग, थ्योरी क्वेश्चन है तो ज्यादा अपना टेंशन नहीं है इसके अंदर, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप लोग बच्चों यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच का सबसे पहले हमने मीनिंग दे दिया, अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब यहां इन्होंने सेक्शन 39 का थोड़ा रेफरेंस दे दिया। When a party of contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirely, the promise may put an end to the contract. Promise ही जो है वो end कर सकता है unless he has signified but words or conduct his acquiescence in its continuance. सर इतना ऐसा लैंग्वेज हमको लिखना पड़ेगा क्या बच्चे लोग? आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज ड्राफ्ट कर सकते हैं, आपको हमेशा मैंने कहा है, बराबर। तो व्हेन अ पार्टी रिफ्यूज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी बोले तो प्रोमिसी हैव 2 चॉइसेस, है ना। तो इधर भी लिखा है कि आप एंड कर सकते हो जब तक कि आप एक्ट या वर्ड्स के थ्रू कंटिन्यू नहीं दिखाओगे कि कहा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो रहा है, तब तक आपके पास में राइट है। तो दोनों राइट है, कैंसिल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस आपको दे दिए, जैसे आपको मैंने बोला ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइडेड और सामने वाले पे डैमेजेस का केस करो, यही इफेक्ट है हमारा। और सेकंड नंबर, आप वेट कर सकते हो टिल डेट,
और उसके बाद में फिर आप जैसा भी करना चाहें उस वक्त तक परफॉर्मेंस हो जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आप सामने वाले पे डैमेजेस का सूट फाइल तब भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, फिर आपको कोई भी राइट्स मिलने वाले नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो मेरे साथ एलएलपी का फटाफट से। तो एलएलपी दोनों का हाइब्रिड है, अपने को पता ही है, दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट कैसे मिलेगा कि एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी, एजेंट ऑफ एलएलपी, लेकिन नॉट अदर पार्टनर्स। अदर का तो होता नहीं है वो पार्टनर, तो उनका लाइबिलिटी उतना ही होता है जितना उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन एग्री किया है, उससे ज्यादा का नहीं होता। जबकि पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि ये अलाउ इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। आप पार्टनरशिप के हिसाब से अपना म्यूचुअली एग्रीमेंट कुछ भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफेशनल्स को, एंटरप्राइजेस को सर्विसेज किस तरह का देना है, किस तरह का साइंटिफिक टेक्निकल डिसिप्लिन में काम करना है, सब कुछ का फ्रीडम देता है कंपनीज की तरफ से। जैसे हमारा चार्टेड का फर्म है, आप लोग सब जानते हो, चार्टेड अकाउंटेंट का जो ऑडिट फर्म होता है ना, वो या तो फर्म होगा या एलएलपी होगा, वो कभी भी कंपनी फॉर्म में नहीं होता है, बराबर से ना। देखो लिमिटेड कंपनी फॉर्म में आपने ऑडिटर फर्म खोल दिया, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको इसका फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी का मिल जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए फटाफट से, काफी फास्ट ले रहा हूं मैं ताकि कम टाइम में आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। बस होना ये चाहिए कि इस वक्त तक आपने अपना कोर्स जो है उसको रिवाइज कर लिया है, तो बहुत इजीली आप इसको मेरे साथ में कर सकते हैं। चलो नंबर थर्ड, यहां पे आपको बोला है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। बहुत सुपर डिफरेंसेस है, अपन अभी देख भी लेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस के। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। रोहन इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली। ओके, ही सेल इज ग्रोसरी बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल वर्थ ₹1 लाख टू रोहित a sum of ₹5 लाख। ओके, रोहन ने रोहित को अपना बिजनेस विद गुडविल बेच दिया है। आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन एग्रीमेंट विद रोहन। अब एग्रीमेंट क्या है? रोहन इज नॉट टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस इन द होल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। बच्चे लोगों, जहां पे गुडविल का सेलर है वो बायर के साथ में एक एग्रीमेंट करे। देखो, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में हमने पढ़ा कि कोई भी एक पर्सन दूसरे के बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, बट एक्सेप्शंस के अंदर सेलर ऑफ गुडविल वाला जो पॉइंट है, जहां कोई पर्सन गुडविल सेल करता है तो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ऐसा एग्रीमेंट ये लोग कर सकते हैं, लेकिन इधर रीजनेबल तो लग ही नहीं रहा है। यहां पे बोल दिया पूरे इंडिया में कहीं पर भी अपना सिमिलर काइंड का ग्रोसरी स्टोर नहीं चलाओगे। भाई आप दिल्ली में नहीं चलाओ तो समझ में आता है, दिल्ली के भी एक एरिया में चलाओ, ओके, नहीं सब समझ में आता है अपने को, लेकिन आप तो पूरा इंडिया में नहीं चलाने दे रहे हो, वो भी अगले 10 साल तक। ये तो गड़बड़ है। हाउएवर रोहन ओपन अनदर स्टोर इन द सेम सिटी 2 मंथ्स लेटर। 2 महीने बाद भी उसने सेम सिटी के अंदर अपना स्टोर खोल दिया। आपको बोला रोहित को राइट्स क्या मिलने वाला है बच्चे लोगों, बहुत सीधा सीधा सा है, यहां पे है, क्लियर अपने को पता लग रहा है। ये जो इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया ये वॉइड है, ये तो पता लग गया। अब अपने को ये समझ आएगा, कई लोगों के स्टूडेंट को लगेगा सर वो उसने जो नया बिजनेस सेम सिटी में चालू किया सर वो भी तो गलत है, सर उसको नहीं चालू करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था? सर एग्रीमेंट था ना बेटा, वो एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया ना। वो जो एग्रीमेंट किया कि आप पूरे इंडिया में 10 साल के लिए कहीं नहीं चलाओगे, वो एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया। वॉइड हो गया इसका मतलब रोहन पर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन वाला एग्रीमेंट है ही नहीं, तो वो सेम सिटी में भी चला सकता है। हाँ, इसकी जगह अगर ये एग्रीमेंट किया होता कि तुम सेम सिटी के अंदर एक रीजनेबल टाइम तक अपना ग्रोसरी स्टोर चालू नहीं करोगे और फिर उसने चालू कर दिया होता, तो आप बिल्कुल उसको लायबल कर सकते थे, क्योंकि आपका एग्रीमेंट जो था रेस्ट्रिक्शन वाला वो तो वॉइड हो गया। इसीलिए यहां पे रोहित के पास में कोई भी राइट नहीं है और बिल्कुल रोहन अपना ग्रोसरी का जो बिजनेस है वो सेम सिटी में चालू कर सकता है। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए देखो डिफरेंसेस आगे बच्चे लोगों। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप में कंपलसरी है, यहाँ पे डिविडेंड देना है नहीं देना है चॉइस पे डिपेंड करता है। एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, यहाँ पे लिमिटेड है। सर इतना बड़ा लिखना है क्या बच्चे लोग? शॉर्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं, बराबर। कोई भी आपको 6 नंबर है तो 6 पॉइंट लिखना है। प्रॉपर्टी, फर्म का प्रॉपर्टी फर्म का जॉइंट प्रॉपर्टी होता है, पार्टनर्स का प्रॉपर्टी होता है, जबकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट प्रॉपर्टी हेल्ड करेगी। पार्टनरशिप में अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो रिमेनिंग पार्टनर का कंसर्न लेना पड़ेगा, कंपनी में ऐसा कंसर्न नहीं चाहिए।
पार्टनरशिप में मैनेजमेंट सारे पार्टनर या उनके बिहाफ पे कोई एक करेगा, यहाँ पे बीओडीज करेंगे जो मीटिंग के अंदर सेलेक्ट होते हैं। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, कंपनी का कंपलसरी है। वाउंड अप ये कभी भी ऑल पार्टनर का कंसेंट हो या जो तरीके दिए उससे डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, एट एनी टाइम। लेकिन यहाँ पे पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वाइंड अप करने के लिए। नंबर ऑफ मेंबर सबको पता है, यहाँ बचे लोगों मिनिमम अपने पास में रहेंगे कितने, 2 पार्टनरशिप में, और मैक्सिमम ये 100 पे मत चले जाना। ये देखो यहाँ दे रखा है हाउएवर अभी 50 ही है, प्रेजेंट लिमिट इज 50, तो ये 100 नहीं पढ़ने का तुमको, ध्यान रखिएगा 50 का है। कंपनी में अपने को पता है प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 और 200 है, पब्लिक के अंदर मिनिमम 7, मैक्सिमम पे कोई लिमिट है ही नहीं, ध्यान में रखना है। यहाँ पे ये परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट है, पार्टनरशिप में बकायदा डेथ रिटायरमेंट वगैरह का इफेक्ट आएगा। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन हमेशा चलती रहेगी, अपने को ध्यान में रखना, जब तक वाउंड अप नहीं करो। आसान से पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा था इस क्वेश्चन के ऊपर। सेक्शन 27 कहता है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, जो अपन ने कहा था एब्सोल्युटली वॉइड होता है, बट सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शन में सेल ऑफ गुडविल भी है। और उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, ये वैलिड कब होता है, जब वेयर द रेस्ट्रेंट जो है इज टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस, ठीक है। ये आप लोकल लिमिट में लगा सकते हो, ये आप कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए लगा सकते हो, तो हमारे लिए चलेगा। और ये रेस्ट्रिक्शन हमेशा रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इस केस में आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है 10 साल के लिए, क्लियर बोल दिया बच्चों कि रेस्ट्रिक्शन लगाना जो है शुड बी रीजनेबल एंड वैलिड एग्रीमेंट। वो तो रीजनेबल होता है, लेकिन आपने जो लगाया है वो यहां पे वैलिड नहीं है। ये देखो पूरा इसका सेटअप पढ़ता हूं मैं, आपको समझ आएगा। ये देखिए, इन द गिवन केस रोहन हैज सोल्ड द गुडविल and there is restraint for not carrying on the same business of grocery store. However, the restriction imposed on Rohan is unreasonable as he cannot carry similar business in whole of India. ये unreasonable हो गया, ठीक है। अगर आप ये restriction लगाते on restraint to similar kind of trade should be reasonable to make a valid agreement, यानी valid agreement बनाने के लिए इसका should be reasonable, इसका reasonable होना जरूरी है, और आपने अनरीजनेबल कर दिया। इसीलिए रोहित के पास में कोई राइट नहीं है अगेंस्ट रोहन की उसके अगेंस्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोई एक्शन ले, उस पर रोक लगाए, उसको रोके बिजनेस करने से, क्योंकि ये रेस्ट्रेंट टू ट्रेड है और एब्सोल्युटली वॉइड एग्रीमेंट है। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, क्या कहते हो बच्चे लोगों, सिंपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपका रिवीजन इससे बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। चलो 4th पे आते हैं। आपको बोला 6 कंडीशन बताओ जब भी नॉन ओनर कैन कन्वे बैटेड टाइटल। बच्चों पॉपुलर क्वेश्चन है, नेमो डेट वाला क्वेश्चन हम हमेशा बात करते हैं। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट है, बराबर से, उसके बाद सेल बाय जॉइंट ओनर्स है, या अपना जो अप्रूवल बेसिस वाला पॉइंट इसके अंदर है। मतलब बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर हमारे जो 8 पॉइंट्स टोटल आपको दे रखे हैं, उनमें से कितना लिखना है, 6 सर्कमस्टांसेस बोला है, हर एक का 1 नंबर है। ये अपने को आंसर में नेमो डेट के एक्सेप्शन वाला जो पॉइंट है वो सारा का सारा लिख देना है, ठीक है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स आपने लिए और कैंसिल होने से पहले ट्रांसफर कर दिए, सेलर ने आफ्टर सेल गुड्स को सेल कर दिया, बायर ने गुड्स पर ओनरशिप आने से पहले ट्रांसफर कर दिए, अनपेड सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर होने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़िया सा। सोहन, रोहन एंड जय वर पार्टनर्स इन ए फर्म। द फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर। रेगुलर डीलिंग करते हैं ये एबीएन कंपनी के साथ में फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस, ठीक है। 30 जून को एक पार्टनर जो है उसका रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गया है। ओके बच्चों समझना, 30 जून को उसकी डेथ हो गई है। फर्म ने फर्नीचर के लिए ऑर्डर कर दिया था एबीएन कंपनी को 25 मई को, यानी बच्चों ऑर्डर गुड्स के लिए कर दिया गया है 25 मई को, ठीक है। डेथ इस पार्टनर की हो चुकी है 30 जून को, यानी इसकी डेथ से पहले ऑर्डर दिया जा चुका था व्हेन जय वाज अलाइव। क्लियर बोला है। नाउ आगे बोला सोहन एंड रोहन कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म्स नेम आफ्टर जय's डेथ। डेथ के बाद भी उन्होंने फर्म का बिजनेस चालू रखा है, रख सकते हैं, हम जानते हैं। द फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट जय's डेथ टू द पब्लिक और द पर्सन डीलिंग विद हिम। आप सबको पता होना चाहिए, वैसे भी नहीं दिया तो जरूरी भी नहीं था, क्योंकि डेथ के केस में नोटिस का जरूरत होता ही नहीं है। नाउ एबीएन कंपनी डिलीवर द फर्नीचर ऑन 25 जुलाई। बच्चों 25 मई को ऑर्डर दिया, 30 जून को डेथ हो चुकी है, और फर्नीचर का सप्लाई 25 जुलाई को हुआ है, यानी डेथ के बाद हुआ है। द फैक्ट अबाउट जय's डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उनको पता ही था कि डेथ हो चुकी है। आफ्टरवर्ड द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट, और वो पैसा फर्नीचर का ए&बी कंपनी को नहीं दे पाई। तो ए&बी कंपनी जो फर्नीचर की सप्लायर है ना, उसने केस किया इस फर्म के अगेंस्ट में
अब आपको ये बताना है कि जो मरने वाले की एसेट है, जय की प्राइवेट एसेट, वो फर्नीचर पेमेंट के लिए लायबल है क्या। बच्चे लोगों आपको याद हो तो हमारे नोट्स में सेम है क्वेश्चन, वो जूली वाला एक क्वेश्चन है जिसमें उसके लाइफ टाइम के अंदर ऑर्डर कर दिया गया था गुड्स का, लेकिन सप्लाई हुई डेथ के बाद में। तब भी मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर की हम कोई जनरल, मैंने आपको अकाउंट से समझाया था कि ऑर्डर देने का जनरल एंट्री तो होता नहीं है, जनरल एंट्री होता है सप्लाई का। लाइबिलिटी क्रिएट सप्लाई के टाइम पे होगा 25 जुलाई को, और उससे पहले ही पार्टनर का डेथ हो गया। डेथ में वैसे भी नोटिस का जरूरत होता नहीं है, तो इसीलिए इस फर्नीचर पेमेंट के लिए मरने वाले का एसेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सप्लाई अगर डेथ से पहले हो गया होता तो रिस्पॉन्सिबल होता, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसके आंसर में होना चाहिए। आइए हम लोग इसका आंसर जो है वो चेक करते हैं बच्चे लोगों कि आईसीए आंसर क्या देता है। देखो फर्स्ट में तो डायरेक्ट पॉइंट आ गया पूरा, आपको सेक्शन 27 के प्रोविजोस, ये 27 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, वो 27 जो पहले अपन ने पढ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का था, ठीक है। तो सेल बाय एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर आपको बता ही दिया मैंने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला, सेल करने के बाद भी उसके पोजीशन में बायर ओनरशिप से पहले ट्रांसफर करता है, एस्ट्रोबल के थ्रू होता है, अनपेड सेलर और अदर्स के पॉइंट। तो कोई भी 6 पॉइंट्स बच्चों आप लोगों को इसमें से लिखना है, बराबर, कोई भी 6 पॉइंट। चलिए ये हमारा मेन पॉइंट आ गया बच्चों। अकॉर्डिंग 35 वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय डेथ ऑफ पार्टनर, a state of disease partner is not liable for any act of the firm done after his death, ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोगों को एक और बढ़िया, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव नोटिस आइदर टू पब्लिक और पर्सन हैविंग डीलिंग विद हिम। डेथ के केस में नोटिस देने का जरूरत भी नहीं है। अब यहां से यहां तक इन्होंने प्रोविजन समझाया है बच्चों। इन द लाइट ऑफ फैक्ट इन केस सिंस द डिलीवरी ऑफ फर्नीचर वाज मेड, डिलीवरी हुई है बच्चों उसकी डेथ के बाद में, हिज एस्टेट वुड नॉट बी लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म, वो लायबल नहीं होगी। Suit for goods sold and delivered would be not lie against the representative of deceased partner. This is because उसके लाइफ टाइम में ऐसा कोई भी डेब्ट क्रिएट नहीं हुआ था। He was already dead जब गुड्स का डिलीवरी हुआ, इसीलिए, और अच्छा डेथ में नोटिस देने का भी जरूरत नहीं है, इसलिए मरने वाले का प्रॉपर्टी इन ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए लायबल है ही नहीं। क्लियर, बहुत सिंपल, फटाफट से हम लोग कर रहे हैं बच्चे लोगों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पास में 5th और 6th 2 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन कहता है मिस्टर पी वॉज रनिंग ए शॉप। अच्छा, हर क्वेश्चन में आपको देके रखा होगा कौन से एक्ट के हिसाब से करना है, तो टेंशन नहीं। मिस्टर पी वॉज रनिंग अ शॉप सेलिंग गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन। मिस्टर क्यू कम टू हिज शॉप एंड आस्क्ड फॉर वॉशिंग मशीन विच इज सुटेबल फॉर वॉशिंग वुलन क्लोथ। यानी बायर ने आते ही अपना पर्पस बता दिया है। मिस्टर पी शोड हिम अ पर्टिकुलर मशीन विच, एक मशीन दिखाया जिसको क्यू ने बहुत पसंद किया और उसके लिए पैसा भी दे दिया है, ठीक है। अब लेटर ऑन व्हेन द मशीन वाज डिलीवर क्यू के हाउस पे जब हुई तो फाउंड हुआ कि वो रॉन्ग मशीन है, इट वाज रॉन्ग मशीन, और अनफिट है वो वुलन क्लोथ्स को सेल कर, मतलब वॉश करने के लिए। ही इमीडिएटली इन्फॉर्म द सेलर मिस्टर पी अबाउट द डिलीवरी ऑफ रॉन्ग मशीन। मिस्टर पी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सचेंज करने से, ये कह करके कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया आफ्टर द डिलीवरी ऑफ वॉशिंग मशीन एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। तो हमने आपसे पूछा कि क्या पी ने जो मना किया, पी इज राइट टू रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज द वॉशिंग मशीन, वेदर पी इज राइट इन रिफ्यूजिंग, उसने जो एक्सचेंज करने से मना किया वो सही किया गया। बच्चे लोगों को क्लियर है, इसे बहुत सारे पॉइंट लगने चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट तो यहां पे सीधा सीधा सा आपने पॉइंट पढ़ा हुआ है बच्चे लोगों, अच्छे से आपको याद होना चाहिए, जहां हमने क्वालिटी और फिटनेस का पॉइंट पढ़ा था, है ना। हम लोग कंडीशन एज टू टाइटल, फिर कंडीशन सैंपल, फिर डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हमारा एक बड़ा पॉइंट आता है क्वालिटी और फिटनेस का, कि जब भी बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया और सेलर के इंटेलिजेंस पर, उसके जजमेंट पर भरोसा किया, उस केस में अगर कुछ गलत आइटम डिलीवर होता है तो आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। वेदर प्राइस रिटर्न करो, नहीं तो एक्सचेंज करके तो कुछ तो करो। एक तो नंबर 1 वो अपना इसमें पक्का लगने वाला है। फिर बच्चे लोगों ये एक तरह से सैंपल और डिस्क्रिप्शन भी लगाया जा सकता है इसके अंदर, क्योंकि सामने वाले ने एक पर्टिकुलर मशीन दिखा दी है, क्लियर बोला है बच्चों, शोड हिम अ पर्टिकुलर मशीन, जिसको उसने पसंद भी किया तो उसी का डिलीवरी होना था। तो आपने सैंपल भी दिखा दिया है, डिस्क्राइब भी कर दिया है कि भाई ये वुलन क्लोथ्स को धोता है, और आपने सैंपल भी उनको दिखा दिया, सर ये मशीन आपके पास में आएगी, और उसको डिस्क्राइब भी कर दिया। अब उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है, मतलब घूम फिर के ये 2-3 कंडीशंस एक साथ भी लगाए तो फाइनल रिजल्ट ये निकलता है कि पी ने जो रिफ्यूज किया एक्सचेंज करने से वो गलत किया और उसको रिटर्न करना चाहिए था। ये इसके आंसर में आना चाहिए। हम लोग अभी आंसर को चेक करेंगे। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, डायरेक्टली मेमोरेंडम की क्वालिटीज पूछिए, मेमोरेंडम चार्टर होता है वो बताओ, और एक्सप्लेन करो कंटेंट्स क्या होते हैं। 6 क्लॉजेस आप सबको पता है, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज।
चलिए, अच्छा मैं चाह रहा हूं एक बार सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे लोगों, फिर आंसर एक साथ देखने रहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, कोर्जन आपसे पूछ लिया गया, बहुत आराम से आप लोग कोर्जन का मतलब जानते हो, बराबर से बहुत इजीली लिख सकते हो। सेक्शन नंबर कौन सा 15 काम करता है ना, आप लोगों को याद है भाई, बराबर बता देना सही है कि नहीं है। फिर व्हेन द डज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कब होती है भाई, अपन ने पढ़ा ना कोर्ट और बगैर कोर्ट वाला, वो पॉइंट लिखना है क्या, चेक कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों, 5% आर ओनली मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये तो सेम अपना नोट्स का क्वेश्चन है। 5 लोग हैं, सारे के सारे बोट से जा रहे थे, अपन ने लिखा था कार से जा रहे थे, इन्होंने लिखा बोट से जा रहे थे, प्लेजर ट्रिप इन ओपन सी, ओके। बोट जो है वो वहां पे क्या हुआ, डूब गई और सारे के सारे पांचों मर गए। क्वेश्चन बोला आपसे, क्या अभी भी पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी या गई? इज द प्राइवेट कंपनी फ्लावर फैंस नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? रॉन्ग भाई, नो, बिल्कुल चलेगी, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स का सबका डेथ भी हो गया। सेम अपने नोट्स में कार वाला पॉइंट है, इन्होंने बोट का कर दिया सेम पॉइंट। फिर फर्दर इट इज करेक्ट टू से दैट, क्या हम बोल सकते हैं क्या कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी? गलत है भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट आएगा, ये भी रॉन्ग है, गलत, फॉल्स। कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन, जबकि आंसर क्या होना चाहिए, कैन ओन इज प्रॉपर्टी, इवन कैन सू एंड बी सूड बिकॉज ऑफ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए। आइए इन सबके आंसर अपन एक साथ में देख लेते हैं बच्चों, पूरा टॉपिक एक साथ अपना खत्म हो जाएगा। आइए, सबसे पहले सेक्शन 15 कोर्जन को समझाने का है आपको, बराबर, कोई टेंशन नहीं, पूरा कोर्जन समझा दिया आपने यहाँ पे। इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी था। अच्छा एक मिनट, गलत हो गया भाई, देखो गलती हो गई 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था, ओ मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पहुंच गया। देखो यहाँ पे अपने को जो कोर्जन पूछा था ना, वो भी सेक्शन 15 है, ये देखो, ओ चल वही रहा था ना, लेकिन सेक्शन 15 ये इसका नहीं है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। क्या बात है, 27 भी दोनों एक्ट में से आया, 15 भी दोनों एक्ट में से आया। Where the goods are sold as per sample and description, implied condition होती है कि गुड्स कॉरेस्पॉन्ड होने चाहिए, नहीं तो बायर कैंसिल कर सकता है। अगला पार्ट बच्चों, when the buyer makes down the seller the particular purpose, और रिलाय करता है बायर सेलर के जजमेंट या स्किल के ऊपर, तब भी ड्यूटी है कि आप वैसे ही गुड्स दोगे। ये हमारा क्वालिटी एंड फिटनेस वाला पॉइंट हो गया। देखो दोनों कंडीशन लगा दी है, फिर यहाँ क्वेश्चन समझा दिया। फाइनल आंसर बच्चे लोगों सीधा सीधा सा है कि इंप्लाइड कंडीशन यहाँ पे ब्रेक हुई है। इन्होंने एक ही लिखी है, इंप्लाइड कंडीशन एंड सैंपल। मैं चाह रहा हूं कि आप, क्योंकि अपन ने यहाँ पे दिया है, तो क्वालिटी और फिटनेस भी आप जरूर लिखें। सर अगर हमको ये सैंपल वैम्पल नहीं याद रहा और अपने क्वालिटी और फिटनेस पे ही आंसर लिखा, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है सैंपल वगैरह का कुछ मार्क्स कटे आपका, लेकिन मिलेगा, बाकी नंबर आपको सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि क्वालिटी फिटनेस आपका मैच करेगा, फाइनल आंसर आपका मैच करेगा। Therefore, Mr. Q can either cancel the contract या रिफंड प्राइस कर सकते हैं या रिप्लेस करने के लिए बोल सकते हैं, जैसा उनका मर्जी हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। आसान था। फिर बच्चों मेमोरेंडम के बारे में लिख दिया, चार्टर होता है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फाउंडेशन होता है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स लिख दिए बच्चों लोगों। ठीक है, जिन लोगों ने कंपनी फॉर्म किया उनको स्कोप पता लगेगा, शेयर होल्डर को पता रहेगा किधर कंपनी क्या क्या काम कर रही है। ये पोर्शन बच्चों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। अल्ट्रा वायरस से मैच हो गया, मेमोरेंडम पढ़ के वो डिसाइड करेगा ना कोई काम अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, कंपनी के अंदर का है कि नहीं है, उसको नॉलेज रहेगा। और शेयर होल्डर लोग को पता रहेगा पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने जो किए वो सही है कि नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना। क्रेडिटर्स लोगों को बेनिफिट मिलेगा, पता रहेगा पैसा रिस्क में तो नहीं चला गया, ये सब अपने को ध्यान में रखना है। फिर बच्चे लोगों को कंटेंट्स हो ही गए, नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइब्रेरी, कैपिटल एंड एसोसिएशन क्लॉज, जैसा आपको मैंने कहा था। कोर्जन पूरा थ्योरी पॉइंट है बच्चों, एज इट इज आप लोग लिख सकते हो। 15 भी और उसके इफेक्ट्स 19 में दे रखे हैं, तो वो भी इफेक्ट्स भी पूछे थे तो लिखने हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के तरीके बच्चे लोगों, ये देखो डिसोल्यूशन का मीनिंग पहले समझा दिया है। द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूएशन, जो आपको थ्योरी दे रखी है वो आप दे सकते हैं। और उसके बाद ये तरीके, सर ये तरीके वो कोर्ट और विदाउट कोर्ट दोनों लिखे हैं बच्चे, दोनों लोगों सारे लिखे हैं। देखो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी लिख दिया, कंपलसरी वाला भी लिख दिया, ये भी कंपलसरी के अंदर आता है। जब बिजनेस अनलॉफुल हो गया, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, फिर हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, टाइम खत्म हो गया, वेंचर खत्म हो गया, डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, फिर नोटिस दे करके बाकी सारे पार्टनर्स को। और ये जो पूरा पार्ट दिया बच्चे लोगों, ये कोर्ट वाला है, इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे ना 6-7, वो सारे आगे देखो, अनसाउंड माइंड हो जाए, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, मिसकंडक्ट कर रहा है वो, या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, या उसने अपना होल शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, या लॉस के बिना चलाना पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं जो अपने पढ़ा था, अदर इक्विटेबल ग्राउंड। तो इन्होंने इस तरीके से इसको दे दिया, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको लिख सकते हैं, आपको पहले से आता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको बोल ही दिया था, परपेचुअल सक्सेशन समझाना है, और डेथ से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है,
अगला वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल बर्थ वगैरह तो नहीं है उसकी, लेकिन लीगल पर्सन है, अपने नाम से बहुत सारी चीजें वो कर सकती है और अपने नाम से केस कर सकती है, उसके नाम पर केस हो सकता है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, नेचुरल पर्सन की तरह से जेल भी नहीं जाएगी, ओथ भी नहीं लेगी, प्रैक्टिस नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, बहुत कुछ लिख सकते थे आप, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां आकर के आपका मॉक टेस्ट का फर्स्ट पेपर जो है सीरीज 1 का वो हो जाएगा कंप्लीट। तो जल्दी ही बच्चे लोगों आपके लिए लेकर के आएंगे सीरीज नंबर 2। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रिपरेशन करिएगा और मजबूती के साथ में। मेरे ख्याल से इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोगों को नहीं आता हो अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे लोगों रिवीजन के नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स, सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करके रखे हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां आपको सारे चैप्टर्स के रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ वहां पे आपको मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है।